नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता संत जोसेफ स्कूल की तरफ से आज आपको फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताऊंगा कि फ्रांस की क्रांति के समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। तो सबसे पहले हम स्टेट जनरल की बात कर लेते हैं। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था और उस युद्ध के दौरान फ्रांस में अरबों खरबों डॉलर की एक तरीके से क्षति हुई थी। तो जिसके फलस्वरूप इतना पैसा वो कहां से एकत्रित कर सकता है, तो इसके लिए उसने क्या किया कि जनता पर कर लगाने की योजना बनाई और इस योजना को एक तरीके से लागू करने के लिए उसने स्टेट जनरल की बैठक 5 मई 1789 ईस्वी को उसने बुलाया। इस स्टेट जनरल में क्या था कि तीनों वर्ग के जो लोग इसमें भाग लिया करते थे, प्रथम वर्ग के 300 सदस्य थे, द्वितीय वर्ग के भी 300 सदस्य थे और तृतीय वर्ग के अंतर्गत 600 सदस्य थे। तो इन सभी के बीच में मतगणना की जाती थी और उसके बाद राजा बहुमत के आधार पर इसको पारित कर दिया करता था। लेकिन तृतीय स्टेट के लोगों ने किसानों, कामगारों और स्त्रियों के लिए भी इस व्यवस्था के अंतर्गत मतदान के लिए शामिल होने की बात रखी। लेकिन जो वहां का राजा लुई 16वां था, उसने पादरियों और कुलीनों के दबाव में आकर के उसने क्या की, इनकी बातों को नकार दिया कि हम उनको इसमें जगह नहीं दे सकते स्टेट जनरल की सभा के अंदर। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि तृतीय वर्ग के जितने भी लोग थे उन्होंने स्टेट जनरल की सभा का बहिष्कार किया और बहिष्कार करके सभी के सभी सदस्य वो बाहर निकल गए। तो एक तरीके से ये सभा भंग हो गई। उसके बाद आता है राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली का गठन। तो मान लीजिए इसके बाद जब ये लोग स्टेट जनरल की सभा से बाहर निकल गए, जो कि पेरिस के अंदर बुलाई गई थी, इन सभी लोगों ने क्या किया, टेनिस कोर्ट में जाकर के एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद उन लोगों ने एक सभा का गठन किया और इस सभा के अंतर्गत जो फ्रांस के लोग हैं या हम तृतीय वर्ग के जो लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग के अंतर्गत, उन सभी लोगों ने ये एक शपथ ली कि जब तक हम राजा की शक्ति को समाप्त नहीं कर देते हैं या राजा की शक्ति को कम करने के लिए किसी भी प्रकार की संसदीय प्रणाली की व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक हम इस सभा को भंग नहीं करेंगे और ये सभा हमारी इसी प्रकार से चलती रहेगी। इस सभा को ही नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता था। इसके बाद बास्टिल का पतन। तो उस समय जो फ्रांस की व्यवस्था थी उसके अंतर्गत ये था कि जो फसल थी फ्रांस के अंदर वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और फसल के खराब होने के कारण वहां पे महंगाई अधिक बढ़ गई। जब फ्रांस के अंदर महंगाई अधिक बढ़ गई तो वहां पे काला बाजारी अधिक मात्रा में होने लगी, भ्रष्टाचार अधिक बढ़ गया। तो किसानों, मजदूरों के अंतर्गत या हम ये कह सकते हैं तृतीय वर्ग के लोगों के मन में बहुत अधिक गुस्सा था। तो उन लोगों ने क्या किया, कई जगहों पे दुकानों को लूट लिया। लूटने के बाद उसमें आग लगा दी या जमींदारों के घरों को लूटना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से पूरे फ्रांस में अराजकता फैल गई और इस अराजकता को रोकने के लिए जो लुई 16वां था उसने अपने सैन्य अधिकारियों की विशेष दस्ते को उसने पेरिस में भेज दिया, जिसके कारण इसके इन अधिकारियों को या सैन्य अधिकारियों को देख करके जो फ्रांस की जनता है उसके अंदर और अधिक आक्रोश बढ़ गया और एक तरीके से जो माहौल था और भी अधिक बिगड़ गया। तो उन लोगों ने क्या किया, इसके बाद जो बास्टिल का जेल है तो उस जेल में जाकर के उन्होंने वहां से हथियार पूरा लूट लिया, जेल को तोड़ फोड़ दिया और वहां पे जितने भी कैदी थे उन सभी को भगा दिया। और ये सभी घटनाएं जो हुई थी 14 जुलाई 1789 के दिन घटित हुई थी। तो इसी दिन को फ्रांस में आजादी का दिन भी मनाया जाने लगा। इसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियां।
तो जैसे नेशनल असेंबली का गठन हुआ था, तो नेशनल असेंबली ने एक सदन का निर्माण किया, यानी कि उसमें एक सभा को आयोजित किया गया और उस सभा ने कुछ नियम बनाए जिसके तहत उन्होंने वहां पे जो चर्च है, चर्च की जमीन को कब्जे में कर लिया, कुलीनों की संपत्ति को कब्जे में कर लिया, जमींदारों की संपत्ति को कब्जे में कर लिया और उनके पास जितने भी विशेष अधिकार दिए थे, इस सभा ने क्या कर दिया कि इसको समाप्त कर दिया। उसके बाद किसानों के लिए उन्होंने समानता का नियम बनाया कि सभी के पास समानता का नियम है, सभी लोग एक समान देश के अंदर देखे जाएंगे या गिने जाएंगे। इसके बाद उनके मान लीजिए उनके बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था की गई, जो पहले चर्च के ऊपर था कि शिक्षा चर्च के द्वारा दी जाती थी, उसको समाप्त करके असेंबली ने अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद उनको अभिव्यक्ति की आजादी दी गई और साथ साथ में उनको अपने धर्म पालन करने के लिए और उनके मौलिक अधिकार से संबंधित कानून भी बनाया गया। तो ये सभी उपलब्धियां उस नेशनल असेंबली की थी। इसके बाद राजतंत्र की समाप्ति और आतंक का राज। तो नेशनल असेंबली के गठित होने के बाद जो नेशनल असेंबली को जो संचालित कर रहे थे वो जैकोबिन रॉबespierre थे। उन्होंने क्या किया कि राजा के ऊपर देशद्रोह का केस चढ़ाया और देशद्रोह का केस चढ़ाने के बाद राजा को मृत्यु दंड दिया गया, जो कि गिलोटिन नामक एक यंत्र था, जो उस मशीन के अंदर उस व्यक्ति को एक तरीके से लिटा दिया जाता था या बिठा दिया जाता था और उसके बाद वो मशीन उस व्यक्ति की गर्दन काट दी जाती थी। तो मृत्यु दंड वहां इसी प्रकार से दिया जाता था। तो राजा और रानी दोनों के ऊपर देशद्रोह का केस चला गया और उसके बाद उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। इस तरीके से वहां पे जो राजतंत्र था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। उसके बाद जो जैकोबिन रॉबespierre थे उन्होंने अपनी मनमानी करने लगे। उसके बाद उन्होंने कई जमींदारों को और कुलीनों को क्या किया कि उनको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद वो एक तरीके से उनको भी मृत्यु दंड दे दिया करते थे। या हम ये कह सकते हैं कि लोगों के अंदर एक भय हो गया कि जो भी इस असेंबली के खिलाफ बात करता था या कुछ भी बोलता था तो उसको पकड़ करके मृत्यु दंड की सजा दे दी जाती थी। तो रॉबespierre के भी जो कुछ विरोधी लोग थे उन लोगों ने संगठन किया और एकत्रित होकर के जो रॉबespierre थे उनके जो विरोधी दल के जो नेता थे या जो उनके विपक्षी लोग थे उन लोगों ने क्या किया, एक संगठन तैयार किया और संगठन तैयार करके रॉबespierre को बंदी बनाया। साथ साथ में उनके जो सहयोगी थे उन सभी को भी बंदी बनाया गया और इन लोगों ने क्या किया था कि रॉबespierre को भी उसी गुलिटन पे चढ़ा करके मृत्यु दंड दे दिया गया। इसके बाद आ जाता है हमारा डायरेक्टरी एवं नेपोलियन बोनापार्ट कि उसके बाद क्या किया गया, फ्रांस में 2 सदन युक्त संसद का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने डायरेक्टरी प्रथा की शुरुआत की और इस प्रथा के अंतर्गत डायरेक्टरी प्रथा के अंतर्गत जो सदन के अंदर थे वो 5 सदस्य थे और कोई एक व्यक्ति उसमें किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लिया करता था। तो जब कोई एक व्यक्ति इसमें फैसला नहीं लिया करता था और 5 लोग थे तो फैसलों को लेकर के उन 5 लोगों के बीच में हमेशा मतभेद हुआ करता था और किसी भी चीज का निर्णय वो सही से नहीं ले पाते थे, यानी हमेशा असमंजस की स्थिति बनी रहती थी और जो कार्य थे वो सुचारू ढंग से चालू नहीं थे। तो इसके पश्चात क्या हुआ कि इसका फायदा लेकर के नेपोलियन बोनापार्ट आया और नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ सैनिकों के माध्यम से इसका तख्ता पलट कर दिया, यानी डायरेक्टरी प्रथा का तख्ता पलट कर दिया और वो स्वयं वहां का शासक बन गया। उसके बाद कुछ लोगों का उसको समर्थन प्राप्त था और कुछ लोग उसका भी विरोध करते थे कि राजतंत्र को समाप्त करके फिर समाप्त किया गया था कि यहाँ पे लोकतंत्र बहाल किया जाएगा या गणतंत्र बहाल किया जाएगा, लेकिन फिर से यहाँ पे राजतंत्र की जैसी ही व्यवस्था प्रारंभ हो गई। तो उसके बाद
कि नेपोलियन 1815 ईस्वी तक यहाँ पे यहाँ का शासक बना रहा और उसके अनुसार ही फ्रांस के अंदर जो भी घटनाएं घटित हुआ करती थी, यहाँ हम ये कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का शासन लगातार चलता रहा।